Good morning, everyone. Welcome back in the class of Structure and Bonding. Structure and Bonding में आज हम रेजोनेंस पढ़ेंगे जो कि बीएससी पार्ट 1 में यूनिट 1 के अंतर्गत आता है. रेजोनेंस मीन्स अनुनाद. द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले हाइजेनबर्ग के द्वारा 1920 में दिया गया और इसके बाद इसे लाइनस पॉलिंग ने भी 1930 में प्रतिपादित किया. उसी समय में जर्मनी के ऑन्ट और रॉबिन्सन तथा इनगोल्ड ने इस सिद्धांत की पुष्टि की. उन्होंने इसे क्रमशः स्विशर स्टेफन और मेसोमेरिज्म का नाम दिया. इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी एक यौगिक के सभी गुणों को एक संरचना सूत्र से व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो दो या दो से अधिक संभावित संरचनाएं, और ये संभावित संरचनाएं बनती कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन के रीडिस्ट्रीब्यूशन से प्राप्त की जा सकती हो, बनाई जा सकती है, जो अलग अलग सारे गुणों को प्रदर्शित करती हैं और यौगिक का वास्तविक संरचना सूत्र दोनों या अधिक योगदान देने वाली संरचना के मध्य का होता है. इसे हम पेपर पर सही रूप से व्यक्त नहीं कर सकते हैं. इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जिस तरह से बेंजीन जो मॉलिक्यूल है वो दो ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर्स के द्वारा बताया जा सकता है, लिखा जा सकता है. स्ट्रक्चर 1 जिसमें कि डबल बॉन्ड 1 और 2 एटम्स के बीच में है. स्ट्रक्चर 2 जिसमें कि डबल बॉन्ड यहाँ पर 5 और 6 एटम्स के कार्बन एटम्स के मध्य है. और ये जो स्ट्रक्चर 3 है ये इन दोनों संरचनाओं का के द्वारा मिलकर के बनी हुई है. और ये जो संरचनाएं 1 and 2 है, these are known as canonical structure और रेजोनेंस स्ट्रक्चर या फिर अनुनादी संरचनाएं कही जा सकती हैं. और ये जो स्ट्रक्चर 3 है ये स्ट्रक्चर है इन दोनों का, स्ट्रक्चर 1 और 2 का रेजोनेंस हाइब्रिड है. इससे हमने किस तरह से दिखाया है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरी रिंग में सभी एटम्स के मध्य में मूव कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में हम देख सकते हैं. जैसे कि स्ट्रक्चर 1 अगर हमसे 1 लें, ये 2 लें, तो डबल बॉन्ड जो है 1 और 2 के बीच में है और यहाँ पे 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है. इसी तरह से 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, जबकि स्ट्रक्चर 2 में ये पोजीशन यहाँ पर चेंज हो गई है. तो स्ट्रक्चर 3 जो है वो इन दोनों स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड इसे हम कहते हैं. और ये स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं. इसी तरह से अगर हम बात करें कार्बोक्सिलेट एनायन की, तो कार्बोक्सिलेट एनायन में भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं. दिस इज RCOO. इसमें इस वाले ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है. अब इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है जिससे कि हम इस एरो के द्वारा बता सकते हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए और ये बॉन्ड टूट गया जिससे कि यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ बन गया डबल बॉन्ड. तो अब जो नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे वाले ऑक्सीजन पर है. जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो स्ट्रक्चर 1 और 2 दोनों के बीच की, दोनों को मिला करके एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका लिखा जा सकता है. तो हम जो है इलेक्ट्रॉन जो है हम देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज जो है वो इन तीनों एटम्स के बीच में मूव कर रहा है, तो इसे हम डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शा के लिख सकते हैं. तो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर कार्बोक्सिलेट एनायन. किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को लिखने का या रेजोनेंस के लिए एक निश्चित कुछ रूल्स हैं, उसको हम अब डिस्कस करते हैं. सबसे पहले जो रूल है वो है कि अनुनादी संरचनाओं को लेविस स्ट्रक्चर के सिद्धांत का
पालन करना चाहिए। लेविस स्ट्रक्चर के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं हो सकती जिसमें कि कार्बन पेंटावेलेंट हो या हाइड्रोजन जो है वो डाईवेलेंट हो, हाइड्रोजन की 2 संयोजकता हो या कार्बन की 5 संयोजकता हो। ऐसी संरचनाएं रेजोनेंस में भाग नहीं लेती। तो जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लिख रहे हैं वो लेविस स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट का, लेविस संरचना के सिद्धांत का पालन करनी चाहिए। इसी तरह से इसका द्वितीय सेकंड जो नियम है वो ये है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो एटम्स होते हैं उनकी लोकेशन जो है वो सेम रहती है, उनकी स्थिति या स्थान जो है वो नहीं बदलता। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन्स का या फिर एन इलेक्ट्रॉन जो कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मूवमेंट होता है। उनके स्थानांतरण की वजह से डिफरेंट अनुनादी संरचनाएं जो है वो बनती हैं। जैसे कि हम ये एग्जांपल लें, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। ये साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन जो है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड है। तो क्या होता है इसमें, जो डबल बॉन्ड है कार्बन के इलेक्ट्रॉन वो यहाँ जाएंगे जिससे कि इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आ जाएंगे जिससे कि इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरी रिंग में मूव कर रहा है। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट रूल इज प्रत्येक अनुनादी संरचना में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होनी चाहिए। ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हम इस तरह से नहीं लिख सकते कि कार्बन पर दोनों पे एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह की संरचनाएं जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होंगी। इसी तरह से एक्रोलीन अगर हम देखें, एक्रोलीन में ये जो स्ट्रक्चर है, अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ दें और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दें तो इनका भी रेजोनेंस में कोई कंट्रीब्यूशन इस तरह की स्ट्रक्चर्स का नहीं होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो बिल्कुल समान होनी चाहिए। प्रत्येक अनुनादी संरचना रेजोनेंस हाइब्रिड में जो है वो बराबर का योगदान नहीं देती है, क्योंकि अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जो एनर्जीज होती हैं रिलेटिव एनर्जीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे कि हम यहाँ देखें 1,4-ब्यूटाडाईन में अगर हम देखें तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई है हमने, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, ये वाला बॉन्ड टूट करके तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बनी रही है। इसी तरह से इस तरह की स्ट्रक्चर जिसमें कि चार्ज सेपरेशन हो रहा है, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इस तरह की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही हैं। तो फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर जो है वो नॉन पोलर है और नॉन पोलर होने के कारण ये ज़्यादा स्थायी होती है। और स्ट्रक्चर सेकेंड और थर्ड में क्या हो रहा है, चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। तो चार्ज सेपरेशन होने के कारण ये जो स्ट्रक्चर है वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती जितना कि स्ट्रक्चर 1 उसमें कंट्रीब्यूट कर पाती है। नेक्स्ट जो रूल है रेजोनेंस का वो ये है कि जब 2 अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले परमाणु रेजोनेंस में भाग लेते हैं तो वह संरचना जिसमें ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणी तत्व पर होता है अधिक महत्वपूर्ण होती है। यानी कि ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें कि नेगेटिव चार्ज जो है वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होता है वो ज़्यादा महत्व रखती है। जैसे कि हम इसमें देखें कीटोन में तो 2 तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनाई हैं। ये वाला बॉन्ड टूटा है डबल बॉन्ड, जिससे कि ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ये लिख सकते हैं जिसमें कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है।
तो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर थर्ड में जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, उस पर है पॉजिटिव चार्ज, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन पर है नेगेटिव चार्ज। तो स्ट्रक्चर थर्ड का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में बहुत ही कम होता है या नगण्य कहते हैं, हो सकता है। और स्ट्रक्चर सेकंड का जो कंट्रीब्यूशन है वो अधिक होता है, ये स्ट्रक्चर अधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर होती है। नेक्स्ट जो रूल है रेजोनेंस का कि जब दो संरचनाएं कम ऊर्जा की होती हैं तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पर एलाइल कैटायन का, जिसमें कि ये दो स्ट्रक्चर्स बनी हैं और दोनों की ये जो एनर्जी है वो इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, एक डबल बॉन्ड है, तो दोनों की एनर्जी जो है वो इक्विवेलेंट है, यानी कि दोनों संरचनाएं जो है वो बराबर की सी है और इनकी एनर्जी भी यहाँ पर कम होती है। इस कारण से इनका रेजोनेंस हाइब्रिड में योगदान अधिक होता है। तो जब दो संरचनाएं कम ऊर्जा की होती हैं तब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। और एलाइल कैटायन में क्या हो जाता है, ये दोनों जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो कम एनर्जी का होते हैं और एक जिससे कि क्या बनता है, एक स्टेबल कार्बोनियम आयन बनता है। नेक्स्ट जो इसका रूल है वो ये है कि अनसैचुरेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। कब? जबकि सिग्मा स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से प्लेनर हो। अगर सिग्मा स्ट्रक्चर प्लेनर होता है तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन या डीलोकलाइजेशन जो है वो अनसैचुरेटेड सिस्टम में सबसे ज़्यादा होता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंट नियम है वो है अनुनादी संरचनाएं जहाँ आवेश का सेपरेशन होता है, जहाँ पर चार्ज सेपरेशन होता है, वो कम उन संरचनाओं से कम स्थायी होती है जहाँ पर चार्ज का सेपरेशन नहीं होता है। यानी कि जो उदासीन संरचनाएं होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, उनका रेजोनेंस में कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होता है। और जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनमें कि चार्ज का सेपरेशन हो जाता है वो संरचनाएं थोड़ी सी कम स्टेबल होती हैं। नेक्स्ट नियम जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैविंग like charges on adjacent atoms are of high energy and are usually of minor significance। यानी कि अनुनादी संरचनाएं जहाँ पर निकटतम परमाणुओं पर समान आवेश हो वो उच्च ऊर्जा की होती है और अनुनाद की दृष्टि से वो बहुत ही कम महत्व रखती है। जैसे कि इस वाले स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर दोनों पर पॉजिटिव चार्ज हैं। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका रेजोनेंस हाइब्रिड में बहुत ही कम योगदान होता है। तो ये कुछ नियम थे जो कि अनुनादी संरचनाएं लिखने के लिए समझे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ रेजोनेंस एनर्जी, अनुनाद ऊर्जा क्या होती है। एक तो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होती है, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। स्टेबल कौन सी होगी? उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी और मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ नोन एज रेजोनेंस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसे जो हम डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली वो करते हैं अपन हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा या फिर दहन ऊष्मा हीट ऑफ कंबशन या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के द्वारा डिटरमाइन इसे हम किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सैद्धांतिक और प्रायोगिक हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ कंबशन के अंतर को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि हमने ये मॉलिक्यूल लिया है साइक्लोहेक्सीन, जिसमें कि एक डबल बॉन्ड है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, और इसका हम हाइड्रोजनेशन करते हैं। तो इसके हाइड्रोजनेशन के लिए हमें जो एनर्जी काम में आती है दैट इज़ 28.6 किलो कैलोरी पर मोल, ये एनर्जी हमें काम में आ रही है। तो अगर एक
डबल बॉन्ड के लिए 28.6 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी काम में आ रही है, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि 3 डबल बॉन्ड के लिए जो एनर्जी काम में आएगी दैट इज़ 28.6 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज़ 85.8 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये तो हमारी क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू है। लेकिन जब हमने इसे एक्सपेरिमेंट करके देखा, बेंजीन का जब हमने हाइड्रोजनेशन किया, तो हमें पता चला कि ये जो एनर्जी है दैट इज़ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वो आती है 49.8 किलो कैलोरी पर मोल। तो जो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज़ 36 किलो कैलोरी पर मोल ये एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ नॉन एज रेजोनेंस एनर्जी, यानी कि इस डिफरेंस के कारण ही मॉलिक्यूल जो है वो अधिक स्टेबल होता है, या हम कह सकते हैं रेजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल को अधिक स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने देखी हैं और इसके नियम हमने देखे हैं। आप और भी मॉलिक्यूल्स लीजिए, उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख करके देखिए और इन नियमों के अनुसार उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को एनालाइज करिए। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में हम लेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। थैंक यू।